हेलो एंड वेलकम टू क्रॉस कनेक्शन। टुडे वी आर जॉइनिंग यू लाइव। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एल्बर्ट डेविड साहब, जो कि मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। उनके साथ हमें लंदन से ज्वाइन किया है डॉक्टर साइमन नजराया ने, जो कि हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्पेशलिस्ट हैं और उनका इस फील्ड में 28 साल तजर्बा है। So I welcome both of you for our program, and it's a special program on why the sanitary workers in Pakistan are supposed to be non-Muslim. इस हफ्ते डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में शाया हुआ, जिसमें खाकरोब के लिए खाली आसामियों के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो 18 से 25 साल के बीच में अकलियती उम्मीदवार उनको चाहिए थे। ये अपनी नौयत का पहला इश्तिहार नहीं है और इस तरह के तकरीबन 290 इश्तिहार जो कि एनजीओज के मुताबिक अखबारों में शाया हो चुके हैं। इसी पर हम सवाल करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा जनाब डॉक्टर साइमन से, जिन्होंने आज ही हमारे साथ एक एप्लीकेशन शेयर की। इट्स अ पब्लिक एप्लीकेशन और इसमें डॉक्टर साहब ने अप्लाई किया है और ये एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नाम है, एंड इट सीम्स दैट डॉक्टर साहब ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ सैनिटरी वर्कर इन डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान। सो ये एप्लीकेशन आप हमारी वेबसाइट क्रॉस कनेक्शन पर भी देख सकते हैं। सो डॉक्टर साइमन, आप लंदन जैसा शहर छोड़ के रहीम यार खान में क्यों एज अ सैनिटरी वर्कर, आप क्यों एज अ पोस्ट इस पे क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग मी ऑन दिस कॉल, और सब सुनने वालों देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं भी तकरीबन 2-3 घंटे सोचता रहा जब मैंने इस ऐड को देखा कि इसका क्या मतलब है, हमारे लिए इसका क्या मतलब है। और मैंने बाकी सारे जो और भी उस एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स एडवर्टाइज्ड हैं उनको देखा तो सबके आगे कोई ना कोई काबिलियत की शिक थी कि आपके पास ये तजर्बा होना चाहिए या ये पढ़ाई या तालीमी इसनाद होनी चाहिए। लेकिन इस खास पोस्ट के लिए, सैनिटरी वर्कर के लिए, जो एक क्वालिफाइंग एक ही सिर्फ क्राइटेरियन था एज के अलावा, वो था कि आप अकलियती मेंबर होने चाहिए इस मुल्क के। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं अपना इतना सारा तजर्बा जो आपने फरमा दिया वो लेके एक बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट के तौर पे आऊँ। क्योंकि मुझे ये देखें, इसमें तकलीफ भी है और इसमें बोल्डनेस भी है, दोनों बातें हैं। कि एक तो आपने जो क्वालिफाई किया है कि आप सैनिटरी वर्कर, या जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चूड़ा कहते हैं, कमी कमीनी चूड़ा, जो भी आप टर्म यूज करें, वो एसोसिएट कर दिया गया है हमारे साथ। तो फिर ठीक है, हम अप्लाई करते हैं। उसमें अगर ना पढ़ाई लिखाई की कैद है ना कुछ और है, कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो है ना। क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि 98% लोग ये काम नहीं कर सकते। तो 98% लोगों का अगर गन साफ करना है तो 2% लोगों के लिए तो जॉब ही जॉब है। मतलब हम कभी आउट ऑफ जॉब हो ही नहीं सकते। तो जॉब सिक्योरिटी इसमें बहुत है। गवर्नमेंट की जॉब है, लोग तो सिफारिशें करते हैं गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए। तो मैंने तो आज तक गवर्नमेंट की जॉब की नहीं। मैंने कहा चले इसी तरह कर लेते हैं। हाँ, मैंने एक कमिटमेंट और की थी अपनी एप्लीकेशन में। मैंने उनको ये लिखा था कि हाँ, मेरी उम्र डबल से ज़्यादा है, मैं 55 साल का आदमी हूँ। आपने 25 साल एक्सट्रीम मैक्सिमम लिमिट रखी थी, तो मैं 2 लोगों का काम करने के लिए तैयार हूँ। तनख्वाह मैं एक लूंगा, काम मैं डबल करूंगा। तो बैकग्राउंड इसकी ये है। अब अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपने बताया कि 290 इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आ चुकी हैं। जी वो तो जी। पब्लिश्ड है ना। मतलब पब्लिश्ड वो चीज़ है जो पब्लिक सोर्स हो रही है, आपके पब्लिक डोमेन में पड़ी है। लेकिन आई थिंक इसके पीछे सिर्फ ये बात नहीं है कि एक ट्रेड को हमारे साथ एसोसिएट किया जा रहा है। इसमें बहुत गहरी बातें हैं। इसमें इसमें माइंडसेट की बात है। और अभी मजीद मेरा ख्याल है गुफ्तगू करेंगे, अल्फ्रेड साहब से भी सुनते हैं। तो ये बेसिकली एक, जिस तरह यूके में सफ्रेजेट्स का एक कैंपेन थी जिसमें औरतों को वोटिंग राइट्स के लिए कैंपेनिंग की गई थी। और सफ्रेजेट जो इटसेल्फ टर्म है वो पेजोरेटिव है, वो डेरोगेटरी है। क्योंकि सफ्रेज का मतलब है राइट टू वोट, और उसको एक खवातीन के साथ एसोसिएट करने के लिए सफ्रेजेट का उन्होंने टर्म यूज की, मीडिया ने यूज की, और फिर वो उस तंजीम ने अडॉप्ट कर लिया उस टर्म को।
एम्ब्रेस कर ली। तो आई थिंक वी विल नीड टू स्टैंड अप टू दिस। हम खामोशी से बहुत देर तक सुनते रहे हैं, सब कुछ करते रहे, एंड ये भी नहीं कि हमारे स्टैंड अप करने से कोई चीज बदल जाएगी फौरन। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत बात की है, लेकिन आई थिंक इस दौर में, इस टाइम पे जब हम लोग उस स्टेज पे हैं, तो हमें भी अपना स्टैंड जरूर शो करने की जरूरत है। और क्वेश्चन तो डीप रूटेड क्वेश्चन ये है कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स या इस तरह की जो कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है? क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो सैनिटरी वर्कर सिर्फ होंगे, या ये जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी है? और अगर है तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी लिख दें, साथ हमें बता दें कि आपने यही करना है, और फिर हमारी को कॉलोनीज भी अलग बना दें, वहां पे भी ऑरेंज ट्रेन चला दें जहां से हम सिर्फ इस काम के लिए आएंगे और इसी के लिए वापस चले जाएंगे। So, but I mean, what is all this? What's happening? And why is it? And ये किसी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो ऑफिसर है, डीएचओ, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डीएचओ है, ये सिर्फ उसका काम नहीं है, ये दिस इज अ सिस्टम एंड सिस्टमिक सपोर्टेड एटीट्यूड। एंड आई थिंक हम खामोशी से इसके ऊपर हमेशा गुजारा कर लेते हैं और बड़ी केयरफुल स्टेटमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं नहीं जी, हमें मौजूदा हुकूमत में ऐसे नहीं हुआ और पिछली हुकूमत में था, मतलब वी ट्राई टू कीप शिफ्टिंग ब्लेम्स, बट आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप। सो मैं इस वक्त आई विल टेक अ पॉज और गुफ्तगू आगे कर सकूं। राइट। एल्बर्ट साहब, आपने जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की खाकरोब के लिए, जो खादिया सामिया उनके नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, जी उसका क्या? देखिए, रिट पिटीशन जो एक्सेप्ट हो गई है और नोटिस इशू हो गए हैं गवर्नमेंट को, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को, एंड द कोर्ट हैज आस्क्ड देम टू सबमिट देयर अपनी अपनी वो उसके ऊपर स्टेटमेंट जमा करवाएं। देखते हैं अपनी स्टेटमेंट जमा कराते हैं, उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग जो है वो शुरू होगी। आई जस्ट कम बैक टू व्हाट डॉक्टर साइमन सेड कि बात ये इश्तहारात की हद तक नहीं है, ये वही एक जो एटीट्यूड है, एक जो माइंड सेट है, इट इज दैट। और अखबारों में से इश्तिहार खत्म हो जाने से शायद ये चीज खत्म नहीं होगी, it will still stay there. So the thing that we have to work is on the mindset of the people in Pakistan. Unfortunately, mindset 75 सालों में तब्दील नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा 75 सालों में भी तब्दील होगा। दूसरी बात जिससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल हमें बोलना है, हमें ये नहीं देखना कि चेंज क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए, हमारा एहतजाज सुनाई देना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि दिस हर्ट्स अस, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई और पाकिस्तानी है। और डॉक्टर साहब, आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, मैं तो कहता हूं ये डिस्क्रिमिनेशन उन 98% के साथ है जो ये नौकरियां करना चाहते हैं, और ये लिख दिया जाता है कि ये सिर्फ अकलीती उम्मीदवारों के लिए है, तो वो बेचारे कर नहीं सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो आप उनके साथ कर रहे हैं, आप उनको वो जॉब्स करने नहीं दे रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब बराबर हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फिर आप उन 98% को या 97% को क्यों महरूम कर रहे हैं? जब नौकरियों की जरूरत है, जब रोजगार की जरूरत है, तो आप उन बेचारों को क्यों इस दौर से बाहर निकाल रहे हैं? आप एक्चुअली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और मैं उनकी जंग लड़ रहा हूं, मैं अदालत में उनके लिए हूं, उनका हक मिलना चाहिए। आप उनका हक रोक रहे हैं, उन 98-97% का जो ये काम करना चाहते हैं, जो ये नौकरी करना चाहते हैं। I don't know. I mean, this is a very interesting point, एल्बर्ट साहब, जो आपने रेज किया। I don't know कि ये 98% का हक मारा जा रहा है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ ये मैं जरूर समझता हूँ, हाँ, इतनी प्रेस्टिजियस जॉब के लिए अगर ऐसी 98% को नहीं अलाउ किया जा रहा तो जाहिर बात है, मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बड़ी जॉब यही है ना। आप जरा 2 दिन प्रेसिडेंट का फ्लश बंद कर दें और उसको भी समझ आ जाएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्या है। सो इस लिहाज से तो आप ठीक कह रहे हैं, बट आई थिंक इशू जो है ना वो सोशल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर देखने की जरूरत है। और वॉइस के अलावा आई थिंक माइंडसेट तो चेंज करना है। आई डोंट नो कि वी हैव दैट फाइटिंग पावर और नॉट,
Exactly, But at मैंने कहा least, ना, yeah, but at least I think we need to speak about these issues in a way which clearly communicates our point of view, which hasn't happened unfortunately so far. And platforms like this will provide that opportunity. जी एंड सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, और वो पिटिशन फाइल करने का, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, वो फाइल करने का मकसद ही ये था कि दिस इशू शुड बी रिजॉल्व फॉर वंस। मतलब मैं खुद कितने महकमों के पास गया हूं कि जी आपने ये क्यों इश्तेहार किया है, वो कह देंगे जी सॉरी जी आइंदा नहीं होगा, एक दूसरा महकमा कर देगा, वो रोकेगा, एक तीसरा महकमा कर देगा, सो इट कंटिन्यूज। सो द रीजन to sort of take it to the court and to a constitutional court is to challenge and is to sort of get something from a court of law, a constitutional court, कि आप बताएं आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, और ये क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। देखिए, मैं बाईपास कर रहा हूँ कामरान साहब को, लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको डिस्क्रिमिनेशन और लॉ के हवाले से देखना तो इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग भी है कि, और अटक का एक मैं क्रॉस कनेक्शन की वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि अटक में ये एक फर्स्ट इंस्टेंस हुआ है कि जहाँ पे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप काइंडली अपना माइक थोड़ा दूर अपने चेहरे से थोड़ा सा दूर रखेंगे ताकि हमें क्लियर आपकी आवाज। अभी बेहतर है? जी जी प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब मैं क्रॉस कनेक्शन की वेबसाइट से मैंने लर्न किया कि अटक में ये पहला एक इंस्टेंस हुआ है कि वहाँ पे टर्म चूड़ा यूज करना अलाउ नहीं किया जा रहा। आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो एग्जिस्ट करती हैं मोर और लेस इन वन वे और द अदर। इश्यू हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी का, हु इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय हुम, और जब जो अकाउंटेबल ठहराने वाले हैं वो रिलैक्स करेंगे, वो इम्प्लिसिटली सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी वो जो एक क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू में देख रहा था, और उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने एक ऑफिशियल एक्शन लिया किसी के खिलाफ, तो उसने कहा जी ये तो एक ब्लास्फेमी लॉ की मार। सो आई थिंक इशू यहीं पे सबसे जो ग्रेवेस्ट इशू है वो ये है कि वी आर नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेटेड बट वी आर ओप्रेस्ड। डिस्क्रिमिनेशन तो एक ठीक है ना कि आपने इधर से उधर कर दिया, आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट। डिफरेंस की रिकग्निशन नहीं, इट्स द ऑपरेशन, इट्स द एक्सट्रीम एक्शन के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, ठीक है मेजॉरिटी कम्युनिटी से तो बहुत छोटी है, लेकिन एक साइजेबल कम्युनिटी को, और इवन अगर एक इंसान आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कैन यू रिमूव योर हेडफोन्स प्लीज? जी सर। सर वी कांट हियर यू, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो, अब बेहतर है जी? जी सर, जी सर प्लीज। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये ऑपरेशन का एक इशू है, और इसकी ये टैक्टिक्स हैं। मतलब आप एक अखबार में लिख देते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन बना देते हैं कि सिर्फ इसमें अक़लियती लोग आ सकते हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन है, सिस्टेमिक एंड सिस्टमैटिक, जिसको आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखें जब रिसोर्सेज कम होते हैं, या तो आपके पास तेल निकला है ना कि, और सबके पास कुएं हों और सबके पास ही वेल्थ आ जाए, तो फिर बात फर्क होती है। लेकिन जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो अमीर होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ढेर सारे लोगों को आप गरीब कर दें, उनकी जान निकाल लें, और उनके जो रिसोर्सेज है उसको काबू कर लें। इकोनॉमिक्स तो हमें यही समझाती है ना, जो जो आप स्टडी करते हैं। सो इट्स द इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ, और हमारी भी यही एक कंडीशन है कि हमारे ऑपरेशन में, हमारे सप्रेशन में हमें उठने ही नहीं दिया जा रहा। पर्सनली मैं खुद इस पूरे जो माइंडसेट है उसका बहुत दफा विक्टिम बना हूं। एक गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट कमीशन है पाकिस्तान की, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट हुआ था पंजाब की, लेकिन उसमें मुझे 1 महीने के बाद ये मैसेज मिल गया कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर अ नॉन मुस्लिम टू बी एट दिस पोजीशन, एंड देन आई वाज नॉक्ड ऑफ। सो द होल क्वेश्चन इज कि अगर आप सिस्टेमिकली एक कम्युनिटी को, एक सेगमेंट को ओप्रेस करते जाएंगे, तो वेयर इट रियली लीड्स टू। अब जो मैंने पिछले साल आई थिंक अगस्त में या जुलाई में वो जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू यूके से बात की थी, आई यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि भाई आप चाहते क्या हैं?
क्योंकि ये एक तो जॉब के हवाले से है ना, सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन की बात मैं करता हूँ। दूसरी साइड जो हमारे साथ एसोसिएटेड है वो जॉब्स के हवाले से नहीं है, वो सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं है, वो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से है, वो गलत इल्जाम लगाना ब्लास्फेमी का उसके हवाले से है, वो सजाएं देना, वो हमारे एसेट्स को छीन लेना, वो हमारी बच्चियों के साथ ज्यादतियां करना, हमारे लड़कों को मारना कूटना, लोगों को जिंदा जला देना, ये सारा उसी का एक स्पेक्ट्रम। So I think we'll have to talk and we'll have to take action on everything that we are facing. Otherwise हम फिर जिम्मेदारी नहीं एक्सप्रेस करें, हम जिम्मेदाराना रवैया अपना नहीं शो करें, हमारी अपनी कौम का हम पे बोझ है। जब हम कहते हैं कि हम मसीही हैं तो फिर हम पे बोझ है कि हम ये बात करें। जी सर, ये पॉइंट टेकन। 2015 में साबका चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जो सर्विस रूल्स हैं उसमें से ये डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज निकाल दिया जाए, पाक के लिए सिर्फ नॉन मुस्लिम ही रिक्वायर्ड है। लेकिन डिस्पाइट नोटिफिकेशन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ, तो हु टू ब्लेम, हम किसको ब्लेम करें? देखिए, ये तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन की बात नहीं है। यहाँ पे तो किसी चीज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यहाँ पे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो एक नोटिफिकेशन की उसमें क्या हैसियत रह जाती है। और बात पूरी अकाउंटेबिलिटी की है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले साल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी तरह का एक इश्तिहार आया, एंड आई मेट समवन वेरी सीनियर इन पंजाब गवर्नमेंट, और मैंने उन्हें वो इश्तिहार दिखाया। मैंने कहा, वुड यू आस्क समवन रिस्पॉन्सिबल इन दैट डिपार्टमेंट कि ये इश्तिहार, इतना डिस्क्रिमिनेटरी इश्तिहार कैसे छपा है? इंस्टेड कि वो किसी को पूछते, वो उल्टा मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एल्बर्ट साहब, ये हम आप लोगों की कम्युनिटी के फायदे के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम ये जॉब्स तो आपको मिले ना। अगर हम ओपन कर देंगे तो ये जॉब्स भी आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ये देख लें कि रादर देन कि वो पूछें कि ये गलत क्यों हो रहा है, वो हमें तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, ये जॉब्स आपके लिए हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। वैसे तो 5% कोटा जो है वो अप्लाई होता नहीं है, और यहाँ पे हमें 100% कोटा दिया हुआ है। ठीक है, चले यहाँ पे भी हमें सिर्फ 5% ही दे दें, 95% बाकियों को दे दें। एक तरफ आप हमें हमारा 5 भी नहीं देते, दूसरी तरफ आपने हमें इस शोबे में 100 का 100 दिया हुआ है। सो अगेन द थिंग इज, इट इज द माइंडसेट, इट इज नॉट गोइंग टू गो इस तरह बात करने से या शायद कोर्ट में जाने से। ये जब तक माशरा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि हम बराबर के शहरी हैं, तब तक इस तरह के मसाइल आते रहेंगे। राइट। डॉक्टर साइमन, आई गेट बैक टू यू। ये जो लफ्ज चूड़ा है, ये कितना साइकोलॉजिकली, ये कितना हमारी कम्युनिटी का, खास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं उनको कितना इफेक्ट करता है? व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? आम लोगों पर इसका क्या ज़हनी तौर पे दबाव है इस लफ्ज का, जो इस शोबे के साथ वाबस्ता है? कामरान, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो इशू आपने पॉइंट आउट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करूंगा इस आपके क्वेश्चन को। साइकोलॉजिकली एक बात है, उसके साथ एसोसिएटेड सोशल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं। और मेरा जो जवाब है, जो मेरा एनालिसिस है, आई थिंक आई होप कि हमारे, आपने नौजवानों की बात की, आई होप कि लोग सुने इस बात को और समझने की कोशिश करें। पहले मैं बात करूंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, दूसरा मैं फिर बात करूंगा कि वो ये हो क्यों रहा। ठीक है, सो इट मे बी स्लाइटली अ लॉन्गिश आंसर, लेकिन प्लीज बेयर विद मी। देखें, बात टर्म की है। आपने उस टर्म चूड़ा कह दें, हमें मालूम है कि ये साउथ इंडिया की एक कौम थी जो कि उस वक्त रूलिंग पार्टीज की सफाई करती थी, और क्योंकि उसमें से कन्वर्जन्स हुई, मुसलमान भी हुए, क्रिश्चियंस भी हुए, तो वो एक टर्म चल के हमारे पास पहुंच गई। अब वो टर्म चल के ना पहुंचती अगर हमारे लोग वो ट्रेड छोड़ देते। ओरिजिनली, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन जहां तक मुझे समझ है वो ये है कि ओरिजिनली उन लोगों ने उस ट्रेड को कंटिन्यू किया, और उनके ट्रेड के हवाले से उनकी जात को बुलाया जाता था। जैसे कंजर एक जात है, लेकिन हमने उसको एसोसिएट कर दिया प्रोस्टिट्यूशन के साथ। मरासी एक जात है, लेकिन हमने उसको एसोसिएट कर दिया नाच गाने के साथ।
तो अगर किसी को हम डेरोगेटरी तौर पे मरासी या कंजर कहते हैं तो इसका मतलब है हम उन्हें गाली दे रहे हैं, उनकी जात असल में है वही। तो ये जात का इशू नहीं है, बात एसोसिएशन की है कि आपने उसको एसोसिएट। हमें तकलीफ उस वक्त होती है कि जब लोग इस ट्रेड में नहीं हैं और उनको लो लेवल आउटकास्ट दिखाने की कोशिश की जाती है और उसकी वजह से उनको ऑप्रेस किया जाता है, तो तकलीफ वहां से शुरू होती है। अब साइकोलॉजिकली, सोशली, एंथ्रोपोलॉजिकली एक एक कम्युनिटी एक बोझ लेके चल रही है, एक डिसलाइक है हमारे अंदर एक रिपल्शन है इस टर्म की, क्योंकि उसकी एसोसिएशन ऐसी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ट्रेडिशनली क्रिश्चियंस क्या क्लेम करते हैं कि जी क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान में एजुकेशन में काम किया, हेल्थ में काम किया, फलां किया, बहुत मतलब ये तो वो मेजर शोबे है ना जो सोशियोलॉजिकली हमें नजर आते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस ने फौज में भी बहुत काम किया, क्रिश्चियंस ने पुलिस में भी बहुत काम किया, क्रिश्चियंस ने कराची जैसी जगह पे जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, वो डिसिल्वास, डिसूजा और जो सेक्रेटेरियल जॉब थे, वो बहुत कमाल से उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के संभाले हुए। लेकिन हम क्लेम जो है वो सिर्फ एजुकेशन हेल्थ पे करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज ग्रो करती हैं ओवर टाइम और आप उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं एज ए मेजोरिटी मसल, आप 98% मसल है और आपने 2% इंसान के ऊपर अपना पांव रख के उसको मसलना शुरू कर दिया, तो फिर उसकी जान निकलती है। हमें प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली एक तो ये है कि हमारे ऊपर ऑपरेशन का हम क्या फील करें। मतलब मैं आपने बताया कि हेल्थ और गवर्नेंस में मेरे 28-30 साल का तजर्बा है, मैंने ग्लोबल काम किया, मैंने रीजनल काम किया, अभी भी मैं पूरी दुनिया का जो यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोग्राम है जिसे यूएन एड्स के नाम पे जाना जाता है, उसकी मैं इवेल्युएशन कर रहा हूँ ओईसीडी कंट्रीज के बिहाफ पे। आई एम द टीम लीडर। अब मैं देखूं मुड़ के अपनी कौम को और मैं कहूँ जी हम तो चूड़े हैं, हम तो इस काम के काबिल ही नहीं है, हम तो वो जाके काम करें। सो ये ऑपरेशन ना सिर्फ साइकोलॉजिकली है, लेकिन ये एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट को ब्रेक डाउन करने का एक इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट एक मैकेनिज्म है, जहां पे आप तोड़ देते हैं लोगों की ख्वाहिशात को, उनके अज़म को, उनकी हिम्मत को, कि आप इससे ज्यादा इस मुल्क में नहीं बढ़ सकते, आपको अलाउड नहीं। उससे क्या होगा, आप पॉलिटिकली भी पीछे फेंके जाएंगे, आप फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी ऑप्रेस होंगे। मैं इसको इस नजर से देखता हूं। ये था एक एनालिसिस। दूसरी साइड मेरी ये है कि अगर आप देखें सप्लाई और डिमांड के हवाले से, चूड़ों की डिमांड है, क्रिश्चियन सप्लाई ना करें, क्यों क्रिश्चियन सप्लाई में रहते हैं? इसमें अगर इतनी तकलीफ है तो क्यों सप्लाई में रहते हैं? Why do we continue to adopt 90% of sanitary workers in Lahore Municipal Corporation are Christians? Maybe, मुझे जो statistics पता है, but more or less in that range. Why? Can't they find anything? मतलब हमारे लोगों को भी कोई खास इसमें मजा आता है इस काम करने में या नहीं? तो अगर है तो फिर हमें बतौर कौम इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, हमें कहना चाहिए जी हम यही हैं और यही रहेंगे। अगर हमें तकलीफ है तो प्रोटेस्ट के अलावा हमें इनवर्ड भी देखने की जरूरत है कि यार हम कर असल में क्या रहे हैं। मतलब मोची को आप मोची नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप चौधरी कह के बुलाएंगे उसे, मोची है वो, ठीक है मोची रहेगा। एक चूड़ा है और अगर वो ये काम कर रहा है तो फिर वो ये कहलाएगा। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर कंप्लेसेंसी, of our inaction, of our not willing to do, non-willingness to do anything at all, and a majority community's oppressive behavior. वो अब जिस वजह, उनकी वजूहात जो भी हैं, वो नफरत है, वो एक जलील करने की ख्वाहिश है, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। राइट डॉक्टर साहब, लेट मी डेविल्स एडवोकेट। मेरी जब नौजवानों से बात होती है और कईयों को कॉलेज छोड़कर ये प्रोफेशन अपनाना पड़ता है ड्यूरिंग देयर स्टडीज, तो वो आगे से आर्गुमेंट ये देते हैं कि हमें एक मकान मिला हुआ है, क्वार्टर मिला हुआ है, और वो हमसे छिन जाएगा अगर मैं अपने वालिद साहब को या अपने भाई को रिप्लेस नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये एक विशियस सर्कल है पॉवर्टी का जिसमें हमारा एक देखें, फिर हम बात क्योंकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में चले गए हैं, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। हमें एक माइंडसेट, हमें पाकिस्तानियों को, नॉट जस्ट क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस, हमें एक जो माइंडसेट मिला ना वो है नौकरी का माइंडसेट। आपके पास नौकरी होनी चाहिए और सरकारी नौकरी हो तो बेहतरीन है। और सरकारी नौकरी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें करप्शन है।
उसमें करप्शन है कि आपको आप करें या ना करें, आप अच्छा, मैं ये भी अंदर से जानता हूं, मैंने लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ अगेन हेल्थ, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट का रिफॉर्म किया था वे बैक इन 1998, पूरा हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म किया, और उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे हाथ का बना हुआ। जब मैं ये काम कर रहा था तो मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा यार आप क्यों इस प्रोफेशन में रहना चाहते हैं? तो उनका ये काम, उन्होंने मुझे कहा देखें जी, हम है खाकरो, हमारे ऊपर दरोगा आता है, उसको हम रिश्वत देते हैं, हम कभी भी काम नहीं करते टाइम पे और ना ही जाते हैं, हमारी बीट के ऊपर हमारी चौधराहट है, और दरोगा जो है वो ऊपर तक रिश्वत पहुंचाता है, इसलिए हमें घर बैठे इनकम मिल जाती है। जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, हम जाके झाड़ू लगा देते हैं, बात खत्म। सो इट इज अ सिस्टेमिक करप्शन बेसिकली, जो कि हमें गवर्नमेंट की नौकरियां जो है ना वो सिक्योर लगती हैं। दूसरी साइड पे हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे बाप ने ये नौकरी की, उसके बाप ने की, तो इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं भी इसी नौकरी में करूं, मकान में बैठे, किराया ना देना पड़े, बैठे रहे। जो एक मेंटेलिटी है ना नौकरी की, और वो भी इस तरह की नौकरी की कि जो कि अंडर द रेडार है, सिक्योर है, उसमें हम गंद मारें, जो मर्जी करें, कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें वहां पे सील करके रखता है उस सिचुएशन में। और फिर हम शोर मचाते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है और वो कहा जा रहा है, हमें उस सील जी को सर, ब्रेक करना है। पॉइंट एल्बर्ट साहब, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इस वक्त 9,000 मुलाजमीन हैं और उनमें ज्यादातर मसीही हैं, तो एक इतना रोमांस क्यों है इस नौकरी के साथ कम्युनिटी? अच्छा देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इस बात पे आपसे डिफर करूंगा कि लाहौर या जो दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि एक मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है इस काम में। आप छोटे शहरों में चले जाएं, आपको मेजॉरिटी मुस्लिम्स की नज़र आएगी वहाँ पे ये जॉब्स करते हुए। दूसरी बात आपने जो की नौजवानों की, मैं वहां पे भी डिफर करूंगा। वो मेरे ख्याल शायद एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो जिसका माइंडसेट ये है कि जी मेरे बाप के पास ये नौकरी थी और मैं अब ये करना चाहता हूँ। वो एक छोटी माइनॉरिटी है, उसको हम अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ टैग ना करें, क्योंकि आई नो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत तरक्की की है और वो कहाँ पे है, आई नो हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ यंग पीपल जो इस जॉब के बारे में सोचना भी नहीं चाहते और वो अपनी फील्ड में और वो अपनी एजुकेशन में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि लेट्स नॉट टैग दिस जॉब विद आवर कम्युनिटी। विद इन आवर कम्युनिटी देयर इज अ माइनॉरिटी जो ये जॉब करती है। प्रॉब्लम जो है वो फिर वहीं पे है, वो बार बार डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, इट इज माइंडसेट। वो चाहे हमारे 10 लोग भी वहां पे वो काम कर रहे होंगे ना, और दूसरी कम्युनिटी के शायद 100 भी कर रहे होंगे, तो वो जो वर्ड है वो शायद हमारे लिए ही यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए लेट्स इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी देखें कि ये काम करने वाले हमारे अंदर भी एक माइनॉरिटी है, हम सबको उसमें टैग नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बेहतर। मायूसी की काफी बातें हो गई, अब एक उम्मीद की बात करते हैं। पिछले महीने कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक, उन्होंने एक एहतजाजी मुहिम का आगाज किया NCHR, जी बिल्कुल, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन एड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो डू यू थिंक कि हुकूमत अब इस बारे में संजीदा हो रही है इस इशू को लेकर? लेट्स सी जी, आई होप एंड आई विश कि गवर्नमेंट संजीदा हो। इशू ये है कि इज दिस इशू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। ओवरऑल हम तो ओवरऑल ही रेलेवेंट नहीं रहे इस पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो। तो ये तो एक बहुत छोटा सा इशू है। एंड इज दिस इशू फॉर द गवर्नमेंट? I don't think so. This is an issue for the government, and I wish the government does, because it impacts the image of Pakistan internationally. और ये चीज गवर्नमेंट को अब सोचनी चाहिए कि जब ये इश्तिहार द न्यूज में छपता है, जब ये इश्तिहार डॉन में छपता है, जब नेशन में छपता है, तो उसे अंग्रेजी पढ़ने और समझने वाली बहुत सी दुनिया पढ़ती है और इमेज पाकिस्तान का क्या जाता है। इशू बहुत रेलेवेंट है, बट आई विश द गवर्नमेंट takes it as an issue that the government has interest in. राइट। डॉक्टर साइमन, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल पर आऊंगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इस सारे मसले का हल क्या है? हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मेरी नज़र में ये एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होगा, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। देखें, सबसे पहले तो हमें सिस्टेमिकली सिर्फ वो
क्रिश्चियंस पे नहीं, नॉन क्रिश्चियंस पे भी ये बात अप्लाई होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पे भी होती है कि जो एक रिस्पेक्ट फॉर वर्क है ना, वो हमारे लैक करते हैं। हम वैसे लुक डाउन करना पसंद करते हैं लोगों को एज अ जियोग्राफिक नेशन। मैं अभी रिलीजन के बेसिस पे नहीं कह रहा, हमारे अंदर कल्चरली और स्ट्रक्चरली ये प्रॉब्लम है कि हम दूसरे को छोटा समझ, देख के, समझ के, दिखा के, अपने अंदर एक प्राइड का एक एलिमेंट है। एक तो उस माइंडसेट की चेंज, वो बहुत बहुत बड़ी चेंज की बात हम कर रहे हैं, और वो कोई अचीव करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम एक छोटा सेक्शन ऑफ कम्युनिटी जो है एज अ माइनॉरिटी शायद इसके लिए इस काबिल ना हो, लेकिन इसमें हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ लिंकअप होके इस एलिमेंट को एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। The other thing which I think both my friend and I are saying, talking about, Alfred and I, कि देखें अकाउंटेबिलिटी का इशू है, और ये बात दुरुस्त है कि माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मसलन जब आप अकाउंटेबिलिटी होती है, जब आप लोगों की पूछ करते हैं बिहेवियर्स के ऊपर, जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं उसके ऊपर। देखें, प्रैक्टिस उस वक्त होती है जब बिहेवियर पीछे होता है, बिहेवियर उस वक्त होती है जब माइंडसेट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिसेस को पकड़ना शुरू कर देना, जैसे आप मोटरवे पे सीट बेल्ट लगाए बगैर जाते हैं तो आपका चालान हो जाता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी। और फिर जब आप उसको बार 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 करते हैं, तो अब आप शहरों में भी देखते हैं कि लोग सीट बेल्ट लगा के फिरते हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले मैं सीट बेल्ट लगाता था तो मेरे साथ वाले मजाक करते थे कि तेरा को बहुत एक्सीडेंट होना है, तो अच्छा वही कहते थे ये अपने आप को गोरा समझते इसलिए सीट बेल्ट लगाते। मतलब ये उसको एसोसिएट किया जाता। बट इवेंचुअली जब आपने प्रैक्टिस को रेगुलेट किया अकाउंटेबिलिटी के तहत, तो वो इवेंचुअली लोगों के बिहेवियर्स में बात आई, बिहेवियर ने माइंडसेट चेंज किया। सो इवन हम देखें, पैसिवली अगर हम किसी को कहते रहेंगे ये अच्छी बात है, ये करो, ये बुरी बात है, ये ना करो, तो ये तो बातें हमारे पास सबको ही पता है कि क्या होने वाला है। आप अनलेस उसे रेगुलेट ना करें, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रांग ना करें। अकाउंटेबिलिटी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत सख्त जरूरी है कि जो अकाउंटेबल ठहराने वाले लोग हैं वो उनकी नीयतें साफ हों। अगर वो मेंटली करप्ट होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो रेगुलेट करने वाले हैं, वही छूट दे देंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी। सो एक ये चीज अगर दुरुस्त हो जाए ना, तो जिस तरह हमें पता है कि रेगुलेशन के लिए लॉज भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं, नोटिफिकेशंस भी हैं, तो फिर अगर जवाबदेही और पूछगिछ शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर पेनलाइजेशन होगी, पेनल्टी होगी, तो माइंडसेट जो है वो इवेंचुअली इस रेगुलरिटी के साथ चेंज होगा। मतलब आप यही पाकिस्तानी, जब आप पिछले साल जब मैं पाकिस्तान में था, तो यूके गवर्नमेंट ने कहा जी आप फला तारीख से पहले आ जाएं, वरना आपको 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल में, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो 4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठे ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए, और वहां पे जो एक दूसरे के टखनों में ट्रॉलियां मारनी, गालियां निकालना, एक दूसरे के साथ जो बदतमीजी की है, वो गुजर के जब यूके के अंदर पहुंच गए तो इंतहाई तमीजदार, शरीफ, लाइन में चलने वाले, एक दूसरे को जगह देने वाले लोग बन गए। मैं नहीं बिलीव करता कि 8 घंटे की फ्लाइट में माइंडसेट चेंज हो जाता। मैं ये बिलीव करता हूं कि 8 घंटे की फ्लाइट में ये जरूर समझ आ जाता है कि मैं रेगुलेट कैसे होऊंगा, मेरा बिहेवियर कैसे रेगुलेट होगा। सो अल्टीमेटली तो हमारे पास इफेक्ट बिहेवियर की वो जो प्रैक्टिस है उसकी आ रहा है ना। आप जेन में किसी को जितनी मर्जी गालियां निकालते रहे, लेकिन अगर आप उसको नहीं बदतमीजी उसके साथ कर रहे तो उसकी जिंदगी तो सुकून से चलेगी ना। सो आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज कि हमारी अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन में बहुत बहुत डीप रूटेड फ्लॉज हैं, डिस्पाइट द क्लेम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स, ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेसी, ऑफ ऑल सिविल एंड मिलिट्री जो एजेंसीज हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी सही नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए जरूर होती है, लेकिन ट्रू चीजों के लिए देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। तो हमें अपनी वॉइस रेज करने का मकसद ये है कि इस बात को हम अकाउंटेबिलिटी के, हम रेगुलेशन के जुमरे में लाएं, उसके नेटवर्क में लाएं, सो दैट इवेंचुअली आफ्टर years and years इसके ऊपर लोगों की प्रैक्टिसेस में चेंज आए, फिर माइंडसेट इवेंचुअली होपफुली चेंज होगा। और बिल्कुल मैं सिर्फ आपको याद टू गेट अ रूलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट कहता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेटिव, फिर कोई करता है तो देन दे कैन गो इनटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और फिर जब 2 या 3 या 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं और लोगों को सजा मिलती है, तो शायद वो तब्दीली जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी।
राइट, बहुत शुक्रिया एल्बर्ट साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग, ये सारे मसले को बेहतर समझने में आपके लिए। आई होप इट्स हेल्पफुल। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much. Thank you.